Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for Financial Market Management कोड 805। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। देखिए सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, बिकॉज सबसे पहले आपको सैम्पल पेपर में ब्लूप्रिंट प्रोवाइडेड होता है जो आपको गाइड करता है कि कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे एंड यहाँ पर आपको क्वेश्चन पैटर्न भी पता चलता है। साथ ही कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है ये चीज़ भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती है। साथ ही जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सो बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो जिस भी टॉपिक से पूछे गए हैं वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। उन्हीं टॉपिक से या तो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है या फिर सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान से समझने हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका थ्योरी बोर्ड एग्जाम है 60 मार्क्स का एंड यहाँ पर आपको टाइम गिवन होगा 3 आवर्स, ओके। सबसे पहले ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। हर एक स्किल सब्जेक्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, आपके स्किल सब्जेक्ट में भी 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स के लिए। जो आपका 60 मार्क्स का पेपर है उसमें से 10 मार्क्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हैं। ये 5 चैप्टर्स यहाँ पर गिवन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में एंड ये सारे चैप्टर्स बहुत इजी हैं एंड अगर आपने एक बार भी एनसीईआरटी पीडीएफ पढ़ी है या फिर आपने इनके लिए वीडियो देखी है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। आपको इनमें से एक चीज तो एटलीस्ट करनी ही है, या तो आप वीडियो देख लें या फिर आप एनसीईआरटी पीडीएफ को रेफर करें, ठीक है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब बात करते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहला है 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप और फिर 2 मार्क सब्जेक्टिव टाइप। मींस यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने डिस्कस किया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स की है एंड इसमें 1 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ये 50 मार्क्स का है एंड यहाँ पर हमारे पास 6 यूनिट्स हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में 4 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप एंड देन सब्जेक्टिव टाइप में 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन होंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंटरनल चॉइस भी हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कहाँ पर इंटरनल चॉइस गिवन है, ओके। यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स आपका मेन पार्ट है एंड इसके लिए अभी आपको सबसे पहले ये सैम्पल पेपर वीडियो कवर करना है और फिर उसके बाद आपको सीबीएसई स्टडी मटेरियल में यही टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, ओके। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस तरह से जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जाम में भी गिवन होंगे एंड ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ने हैं। सबसे पहले टोटल 24 क्वेश्चंस गिवन होंगे। यहाँ पर पूरा पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो 24 क्वेश्चंस है उसमें कुछ इंटरनल चॉइस भी होंगी। इंटरनल चॉइस का क्या मतलब है ये हम क्वेश्चंस करते टाइम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप इतना समझ सकते हैं कि आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस बताए जाएंगे कि आपको इन दोनों में से चॉइस गिवन है, आप इन दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करिए, इस तरह से ये होती है इंटरनल चॉइस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इंटरनल चॉइस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 17 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट करने हैं। मींस अगर आपने सेक्शन ए स्टार्ट किया है तो उसके सभी क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। सेक्शन ए 30 मार्क्स का है एंड सेक्शन बी ये भी 30 मार्क्स का है, ठीक है, टोटल 60 मार्क्स। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन ए में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चंस गिवन होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 6 क्वेश्चंस गिवन है बट इनके फर्दर सब पार्ट्स होंगे। मींस जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी 6 क्वेश्चंस होंगे, इस तरह से सब पार्ट्स भी गिवन है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप है इसका मतलब है कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
मतलब अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसके मार्क्स कट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपका आंसर गलत है तो, ठीक है, और अगर सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी आंसर ब्लैंक लीव नहीं करना है, ठीक है। देन सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर इंटरनल चॉइस के अकॉर्डिंग आपको 18 में से 11 अटेम्प्ट करने होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 18 में से कोई भी 11 कर देंगे, आपको वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस मेंशन हैं आपको उनको फॉलो करते हुए यहाँ पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर। ओके, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस गिवन है। सबसे पहले 6 क्वेश्चंस गिवन है एंड कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, मींस आंसर लिखना किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे सपोज करते हैं ये आपकी आंसर शीट है, यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड मार्जिन होंगे एंड इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस गिवन होंगी, ठीक है। अब आप सबसे पहले सेक्शन की हेडिंग मेंशन करेंगे, ठीक है। नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सेक्शन की हेडिंग लगानी है, ठीक है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है आंसर 1, ठीक है। अब क्योंकि आंसर 1 मतलब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्योंकि सब पार्ट्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन खुद में एक क्वेश्चन नहीं है, उसके फर्दर सब पार्ट्स हैं, तो इसलिए हम आंसर 1 के आगे ब्लैंक लाइन लीव कर सकते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको सब पार्ट लिखना है और फिर इसका आंसर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और जहां पर भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा आपको उस क्वेश्चन का आंसर फुल मीन्स फुल ऑप्शन में देना है। जैसे अगर सपोज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है, तो आप सिर्फ ए मेंशन नहीं करेंगे, आप ए के साथ उसका ऑप्शन भी लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा ऑप्शन लिखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी और ऑप्शन भी, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। वन मोर थिंग, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स का यही डाउट होता है कि अगर हमने ओवर अटेम्प्ट किया तब क्या होगा। मतलब अगर यहाँ पर 6 क्वेश्चंस लिखा हुआ है और हमने मतलब ये बोला गया है कि 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं और हमने सारे 6 अटेम्प्ट कर दिए तो क्या होगा। तो देखिए मैं क्लियरली बता दूं, यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए इस तरह से आपने 6 अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, ये 6 अटेम्प्ट किए आपने, तो क्या होगा, आपके सिर्फ फर्स्ट 4 ही कंसिडर किए जाएंगे, ये बाकी 2 कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आप 6 कर देंगे तो आपके जो बेस्ट 4 हैं वो चेक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं एंड फिर आप सोचते हैं जब रिजल्ट आता है कि हमारे मार्क्स क्यों नहीं आए, क्योंकि आपने सारे अटेम्प्ट कर दिए। बट सारे अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं है, आपके उतने ही चेक होंगे जितने क्वेश्चन में बताए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जितने बताए गए हैं आपको उतने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अगर आप सारे 6 अटेम्प्ट करेंगे भी तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाकी के 2 चेक नहीं होंगे। इसलिए आपको वो 4 अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है, जो आपको बेस्ट तरीके से आते हैं आप वो अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे 6 अटेम्प्ट करेंगे और फिर सोचेंगे कि एग्जामिनर तो जो बेस्ट 4 है वो चेक करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके फर्स्ट 4 ही चेक होंगे, इसलिए आपको कौन से 4 करने हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप उतने ही अटेम्प्ट करेंगे जितने क्वेश्चन में बोले गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का कौन सा स्टेज नहीं है ये बताना है। सो यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्डिंग एक्टिव लिसनिंग का स्टेज नहीं है। द करेक्ट आंसर इज सी। देन नेक्स्ट, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ इंसेंटिव्स और एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की वजह से हमें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिलता है। द करेक्ट आंसर इज बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनकरेक्ट इन स्मार्ट गोल। स्मार्ट एक एक्रोनिम है जो गोल सेट करने के लिए यूज करते हैं। सो यहाँ पर स्मार्ट एक्रोनिम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। सो यहाँ पर डी रीडेबल टाइम ये गलत है, बिकॉज आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक, ठीक है, तो ये रीडेबल टाइम गलत है, ठीक है। Then next question, in the spreadsheet you can see a worksheet with cells placed in dash but not dash. अब यहाँ पर आप इस
क्वेश्चन को पढ़कर कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर सिंपली ये पूछा जा रहा है कि जब हम एक स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो उसमें जो वर्कशीट होती है उसके सेल्स किस तरह से प्लेस्ड होते हैं और किस तरह से नहीं होते। तो यहाँ पर हमें दोनों ही चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें पहला ऑप्शन ये बता रहा है कि इस तरह से सेल्स प्लेस्ड होते हैं और दूसरा ऑप्शन ये बता रहा है कि इस तरह से सेल्स प्लेस्ड नहीं होते। तो किस तरह से सेल्स प्लेस्ड नहीं होते, तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो लास्ट ऑप्शन है ये देखना है। तो कॉलम इस तरह से तो होते हैं, रो इस तरह से भी होते हैं, देन कॉलम वर्टिकल, ऑफ कोर्सली जो वर्टिकली सेल्स अरेंज्ड होते हैं वो कॉलम होते हैं, ये भी सही है। बट कॉलम हॉरिजॉन्टल ये गलत है, बिकॉज कॉलम हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, कॉलम वर्टिकल होता है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। क्यों है करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि वर्कशीट में सेल्स किस तरह से प्लेस्ड होते हैं, प्लेस्ड इन रो बट नॉट कॉलम हॉरिजॉन्टल, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कॉलम नहीं होते हैं, कॉलम वर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रो की तरह से तो सेल्स प्लेस्ड होते हैं बट कॉलम हॉरिजॉन्टल की तरह से नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है डी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये बताना है। द करेक्ट आंसर इज डी, इट इज द इनेबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एन एंटरप्रेन्योर टू टेक रिस्क। ये इनेबिलिटी नहीं होती, ये एबिलिटी होती है। और यह हमसे यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पर ये क्योंकि इनएबिलिटी बोला गया है इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ग्रीन जॉब की डेफिनेशन गिवन है, सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। ग्रीन जॉब को एक ऐसी जॉब की तरह डिफाइन किया गया है जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है, ओके। क्वेश्चन 2, यहाँ पर 7 क्वेश्चंस गिवन है, 5 आंसर करने हैं। अभी जैसे क्वेश्चन 1 में हमने 6 क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में भी 6 अटेम्प्ट करें। यहाँ पर क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर को समझ रहे हैं इसलिए हमने सभी 6 को डिस्कस किया है, बट एग्जाम में आपको सिर्फ उतने ही अटेम्प्ट करने हैं जितने क्वेश्चन में मैंशनड है, ओके। सो यहाँ पर 7 क्वेश्चंस गिवन है क्वेश्चन 2 में एंड आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले बताना है प्राइमरी मार्केट क्या है। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो इशुअर्स ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन सभी को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो रिसोर्सेज रेज कर पाएं सो दैट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके, ओके। देन नेक्स्ट, सिक्योरिटीज मार्केट में पार्टिसिपेंट्स की 3 कैटेगरीज होती हैं, इन्वेस्टर्स, इशुअर्स एंड थर्ड कैटेगरी इज इंटरमीडियरीज। द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, डीम्यूचुअलाइजेशन क्या है। डीम्यूचुअलाइजेशन एक ऐसा सेटअप है जिसमें ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल के साथ की जाएगी। देन this category of membership entitles a member to clear and settle trades of such members of the exchange who choose to clear and settle their trades through this member। means members of exchange ने अगर एक दूसरे member को choose किया है अपनी trade clear and settle करने के लिए, तो उस member को, जिस member को उन्होंने choose किया है, इस member को वो trade clear and settle करनी होगी। so ये कौन सी कैटेगरी है membership की? This is professional clearing member, D option. Then next question, failure to submit audited accounts by a trading member in which type of conduct। so यहाँ पर पूछा गया है अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर ऑडिटेड अकाउंट सबमिट नहीं कर पाता है, सो ये किस टाइप का कंडक्ट है? दिस इज मिसकंडक्ट। द करेक्ट आंसर इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, members should have a prudent system of risk management to protect themselves from client default dash is an important element of such a system। means client default से protect करने के लिए members के पास एक prudent system होना चाहिए risk management का। या ऐसे system में एक important element क्या है? this is margin। the correct answer is B। then next, dash note is a confirmation of trades done on a particular day for and on behalf of a client। एक ऐसा नोट जो कंफर्मेशन देता है एक पर्टिकुलर डे पर हुई ट्रेड के लिए, सो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। द करेक्ट आंसर इज सी।
देन क्वेश्चन 3, यहाँ पर 7 क्वेश्चंस गिवन है, 6 आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हायरार्की के लोएस्ट लेवल पर कौन से यूजर्स होते हैं? डीलर। द करेक्ट आंसर इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल मार्केट ओपन फेज? द करेक्ट आंसर इज डी, ऑर्डर ऑक्शन। ऑर्डर ऑक्शन एक नॉर्मल मार्केट ओपन फेज की एक्टिविटी नहीं है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी। Then next question, what is meant by SERCON? SERCON means surveillance and control. ये मार्केट क्लोज के बाद एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें यूजर सिर्फ इंक्वायरी एक्सेस कर सकते हैं। Then next question, an indicator for corporate actions for a security is another feature in Market Watch. What does C star indicate here? It means in case of more than one of CD, CR, CB, CI. So the correct option is A. Then next question, which of the following is not a feature of activity log? इनमें से activity log का feature कौन सा नहीं है ये बताना है। The user can modify orders from the outstanding order screen. ये D option एक्टिविटी लॉग का फीचर नहीं है, बाकी फर्स्ट 3 फीचर्स हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिगर प्राइस? इट इज द प्राइस एट विच एन ऑर्डर गेट्स ट्रिगर्ड फ्रॉम द स्टॉप लॉस बुक। सो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 मार्क में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में फिल इन द ब्लैंक, 1 लाइन, 1 वर्ड, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ऑफकोर्सली 1 लाइन का क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकता है एंड फिल इन द ब्लैंक भी आ सकता है। ठीक है, सो MCQ तो आ ही रहा है, बट 1 लाइन, फिल इन द ब्लैंक, ये सब भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एक्सचेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोलोकेशन सर्विसेज सो दैट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग को सपोर्ट किया जा सके, एंड किस चीज को यूज कर रहे हैं इसमें? डैश एंड डैश। सो यहाँ पर आंसर्स आएंगे एल्गो एंड DMA। एल्गो मीन्स एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एंड DMA मीन्स डायरेक्ट मार्केट एक्सेस। ओके, क्वेश्चन 4, 6 क्वेश्चंस गिवन है, 5 आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है सिक्योरिटीज पेन क्या है। सिक्योरिटीज पेन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिक्योरिटीज डिलीवर की जाएंगी एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को सेल ट्रांजैक्शन के इफेक्ट सेटलमेंट के लिए। ओके, एक्सचेंजेस पर एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स को क्लियर एंड सेटल कराने के लिए सेवरल एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। इनके ये सभी रोल्स हैं, एक्सेप्ट मीन्स कौन सा रोल नहीं है ये हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। सो क्लियरिंग रेगुलेटर ये इनका रोल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्ट डिलीवरी? जब कोई ब्रोकर या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फ्यूअर सिक्योरिटीज डिलीवर करती हैं, मींस जितनी कॉन्ट्रैक्ट में थी उससे कम डिलीवर करती हैं, इसे हम कहते हैं शॉर्ट डिलीवरी। ओके, then next question, daily margins payable by the trading members in the cash market consist of the following except means daily pay margins payable में ये सभी margin included हैं, but कौन सा included नहीं है? replacement cost margin. So the correct option is D. Then next question, VAR margin rate will be charged on the net outstanding position buy value minus sell value of the respective clients on the respective securities across all open settlements. So the correct option is A. Then next question, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए ISIN कौन अलॉट करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन हैं एंड 5 आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015 के अकॉर्डिंग एक पर्सन को कनेक्टेड पर्सन होना होगा अगर वो पर्सन डायरेक्टर है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी विद विच इंटरेस्ट इज पेड compounded will have an effect on effective rate of return. The correct answer is A. Then next question, estimated future price पर पहुंचने के लिए certain key financial parameters जैसे earnings per share, P/E ratio and current size of equity को consider किया जाता है financial analysis. So the correct answer is C. Then next question, current ratio measures द करेक्ट आंसर इज लिक्विडिटी। करंट रेशियो की हेल्प से हम लिक्विडिटी को मेजर करते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ए।
Then next question, long-term financial strength or soundness of a firm is measured in terms of its ability to pay interest regularly or repay principal on due dates or at the time of maturity is known as dash. So हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम मेजर करना चाहते हैं किसी भी फर्म की साउंडनेस या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सो इसके लिए हम उसकी एबिलिटी मेजर करेंगे कि वो कितना रेगुलरली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या फिर प्रिंसिपल ड्यू डेट पर रीपे कर रहे हैं या फिर मेच्योरिटी के टाइम पर पे कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। Then next question, dash measures the profit available to the equity shareholders per share, that is the amount that they can get on every share held. Means equity shareholders को हर शेयर पर कितना अमाउंट मिलेगा, कितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अर्निंग्स पर शेयर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन 6, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन है, 5 आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क लेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये पोजीशंस लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज आर्बिट्रेजर्स, ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड मार्केट की एक लिमिटेशन बतानी है। लैक ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रेडिंग, मीन्स ट्रेडिंग सेंट्रलाइज नहीं होती है। Then last question of objective type questions, what does the spot price greater than strike price depicts? द करेक्ट आंसर इज कॉल इन द मनी। सो यहाँ पर हमने अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म कर लिए हैं। सो अभी तक हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मींस जो हमारा सेक्शन ए था 30 मार्क्स का, वो हमने कंप्लीट किया है। अब हम सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, देन सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 क्वेश्चंस गिवन हैं एंड यहाँ पर 3 आंसर करने हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। 1 मार्क के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, एंड अब सेक्शन बी में हम 2 मार्क्स के सब्जेक्टिव टाइप करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, suggest any 2 techniques that can help us to maintain a positive outlook in the long run. लॉन्ग रन मीन्स लंबे समय तक अपना पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन रखने के लिए आपको 2 टेक्निक्स बतानी है। सो सबसे पहला है हेल्दी डाइट, मीन्स आपको एक हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। देन एडिक्वेट स्लीप, मीन्स आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, मिनिमम 6 आवर्स एंड मैक्सिमम 8 आवर्स की स्लीप आपको लेनी चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पैरामीटर्स की हेल्प से एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये 5 डायमेंशंस बिग 5 फैक्टर्स भी कही जाती हैं एंड ऐसे मॉडल को कहते हैं 5 फैक्टर मॉडल। सो ये 5 फैक्टर्स का नेम बताना है एंड साथ ही किसी एक को डिफाइन करना है। सो सबसे पहले ये 5 फैक्टर्स के नेम याद रखने के लिए आप एक एक्रोनिम याद रख सकते हैं, ओशियन, OCEAN। O stands for openness, C for consciousness, E for extraversion, A for agreeableness and N for neuroticism. ओके, सो यहाँ पर हमें कोई भी एक डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है। सो ओपननेस एक ऐसी ट्रेट है जिसकी वजह से कोई भी इंडिविजुअल ओपन होता है हर नई चीज़ के लिए। कोई नई चीज़ सीखनी हो, किसी नए पर्सन से मिलना हो, नई चीज़ें सीखना हो, ये सभी चीज़ों में वो इंटरेस्टेड होता है एंड पर्सन ओपन माइंडेड होता है। ओके, then next question, write the procedure of inserting clip art and images in presentation. So presentation में clip art and images insert करने के लिए सबसे पहले insert मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर image option select करेंगे।
देन इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आप सबसे पहले लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर वो इमेज अवेलेबल है एंड फिर इमेज सेलेक्ट करेंगे और फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। ओके, देन फैमिली और इंडिविजुअल जब एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करते हैं एंड उसे पास ऑन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को कहते हैं फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। इसे इलेबोरेट करना है। सो बेसिकली फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर एक अपने फैमिली बिजनेस को कैरी आउट करता है, या तो उसी वे में कैरी आउट करेगा जैसे पहले से चला आ रहा है, या फिर वो कुछ सर्टेन न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करेगा या फिर कुछ नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करेगा जिसकी हेल्प से वो अपने फैमिली बिजनेस को और इम्प्रूव कर पाए। सो यहाँ पर हमारे पास फैमिली बिजनेस ऑलरेडी होता है, मीन्स हमें कोई न्यू इनिशिएटिव नहीं लेना है, हमें सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही इम्प्रूवमेंट्स करने हैं सो दैट वो सक्सेस अचीव कर सके। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी है जो अपने ऑपरेशन के फर्स्ट स्टेज में होती है। इसे कैसे डिस्क्राइब करना है? सो यहाँ पर हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले स्टार्टअप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया जा सकता है। देन मोस्टली स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करते हैं, मीन्स ऐसा कोई आइडिया होगा जिसमें हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, फूड डिलीवरी के लिए आजकल ऑनलाइन ऐप्स हैं, मीन्स आप ऑनलाइन ऐप के थ्रू ऑनलाइन फूड डिलीवर के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मीन्स आपने ऑर्डर प्लेस किया एंड फूड आपको डोर स्टेप पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है एंड ऑफ कोर्सली ये सभी स्टार्टअप्स ही हैं, एक टाइम पर ये सभी चीज़ें स्टार्ट हुई थी एंड इसलिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है कि स्टार्टअप को एक ऐसे आइडिया के साथ भी स्टार्ट किया जा सकता है जिसमें हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सॉल्यूशंस ऑफर करें। ओके, देन 2 मार्क्स क्वेश्चंस फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। तो देखिए हमने डिस्कस किया था शुरू में 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन है, 5 क्वेश्चंस हैं एंड आपको कोई भी 3 आंसर करने हैं। वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द वर्किंग प्रोसेस ऑफ इंटरनेट ब्रोकिंग। सो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग की। सो यहाँ पर हम इंटरनेट को एक मीडियम की तरह यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए, ब्रोकिंग के लिए। सो यहाँ पर हम इंटरनेट को रेफर कर रहे हैं ऑर्डर रूटिंग सिस्टम की तरह, ORS। सो ORS क्या करता है? ORS इन्वेस्टर्स को एनेबल करता है कि वो ऑर्डर्स प्लेस कर सकें ब्रोकर के साथ एंड इंफॉर्मेशन एंड कोड्स के ऊपर ऑनलाइन कंट्रोल रख सकें। सो यहाँ पर जब ब्रोकर के सिस्टम को ये ऑर्डर मिलता है तो वो क्लाइंट की ऑथेंटिसिटी इलेक्ट्रॉनिकली चेक कर सकते हैं, मींस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं एंड फिर जब उन्हें लगेगा कि हाँ ये ऑथेंटिक है तो फिर वो उसको एप्रोप्रिएट एक्सचेंज के लिए रूट कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज ऑपरेशनल एंड लीगल रिस्क? ऑपरेशनल रिस्क ऑपरेशनल फेलियर्स की वजह से होता है, जैसे एरर या फिर कोई फ्रॉड। देन लीगल रिस्क अराइज होता है जब सेटलमेंट की ऑब्लिगेशंस को एनफोर्स करने के लिए लॉ या रेगुलेशंस अप्लाई नहीं हो पाएंगे, मींस ये लॉ और रेगुलेशन ये सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके एनफोर्समेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर कर भी सकते हैं और नहीं भी, अनसर्टेन है। सो ऐसे में लीगल रिस्क रहेगा। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स बताने हैं। सबसे पहला, अगर कंपनी लाइफ टाइम चलती रहती है तो जब तक कंपनी चलेगी तब तक उन्हें फिक्स रेट पर डिविडेंड का पेमेंट मिलता रहेगा एंड अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो उस केस में उन्हें कैपिटल रिटर्न मिल जाता है। ओके, देन एक्सप्लेन इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट एक ऐसा प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक मेजर है जो हमें मार्केट लिक्विडिटी के बारे में बताता है। साथ ही ये कंपैरेटिवली ट्रू कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन है जो एक ट्रेडर फेस करता है। All future contracts are square off at the expiry. What do you know about its contract cycle? कॉन्ट्रैक्ट साइकिल एक ऐसा पीरियड है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, सो इसके पास 1 मंथ, 2 मंथ एंड 3 मंथ की एक्सपायरी साइकिल्स होती हैं जो उस पर्टिकुलर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। ओके,
देन कमिंग टू 3 मार्क्स क्वेश्चंस, अब 3 क्वेश्चंस गिवन है, 2 आंसर करने हैं, वर्ड लिमिट है 30 to 50 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है ऐसी कंडीशंस एक्सप्लेन करनी है जिसके अंडर रेलेवेंट अथॉरिटी ट्रेडिंग मेंबर को कह सकती है उसका बिजनेस सस्पेंड करने के लिए पार्शियली या फिर कंप्लीटली। सो यहाँ पर 3 रीजंस 3 कंडीशंस गिवन है। सबसे पहला है प्री जुडिशियल बिजनेस, मींस जब ट्रेडिंग मेंबर सिक्योरिटीज को परचेज या सेल करता है सिर्फ मार्केट के इक्विलिब्रियम को अपसेट करने के लिए, उस केस में ये कहा जा सकता है। देन अनवारंटेबल बिजनेस जो इफेक्ट करता है परचेज या सेल्स को किसी भी अकाउंट के लिए एंड इस अकाउंट में ट्रेडिंग मेंबर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड है खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए। देन अगर रेलेवेंट अथॉरिटी को ये लगता है कि ट्रेडिंग मेंबर बैड फाइनेंशियल कंडीशन में है तब भी रेलेवेंट अथॉरिटी ट्रेडिंग मेंबर को बिजनेस सस्पेंड करने के लिए कह सकती है। ओके, राइट इन ब्रीफ अबाउट रेगुलर लॉट मैचिंग। रेगुलर लॉट मैचिंग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले अगर रेगुलर लॉट बुक के अपोजिट साइड में एक या एक से ज़्यादा मैचिंग ऑर्डर्स की कंबाइंड क्वांटिटी एक्टिव ऑर्डर की क्वांटिटी के बराबर होती है या फिर उससे ज़्यादा होती है तो उस केस में एक्टिव ऑर्डर को कंप्लीटली ट्रेड किया जाएगा। अगर ये कंबाइंड क्वांटिटी एक्टिव ऑर्डर की क्वांटिटी से कम होती है या फिर उसके बराबर होती है तो एक्टिव ऑर्डर को पार्शियली ट्रेड किया जाएगा, और अगर ट्रेड करने के बाद कुछ क्वांटिटी अनट्रेडेड रह जाती है तो उस केस में ऑर्डर को ऐड किया जाएगा रेगुलर लॉट बुक में प्राइस और टाइम प्रायोरिटी में। ओके, Question 19. The trading members are required to provide liquid assets which adequately cover various margins and minimum capital requirements under capital adequacy requirement. Describe its liquid asset requirement. सबसे पहले यहाँ पर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पर लिक्विड एसेट रिक्वायरमेंट को 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला है लिक्विड ग्रुप 1 इक्विटी शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, देन सेकेंड म्यूचुअल फंड यूनिट्स, देन थर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन डीमैट फॉर्म जो NSCCL डिसाइड करता है टाइम टू टाइम। सो यहाँ पर आपको 1 लाइन में हर एक को डिस्क्राइब भी करना है। ओके, देन नेक्स्ट 4 मार्क्स क्वेश्चंस आर गिवन। यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं एंड कोई भी 3 आंसर करने हैं। वर्ड लिमिट है 50 to 80 वर्ड्स। Then next question, explain the various categories of membership with NSE and NSCCL. So यहाँ पर 4 categories हैं, ट्रेडिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम सेल्फ क्लियरिंग मेंबर, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एंड प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। इन सभी को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यहाँ पर 4 टाइप्स हैं। सो आपको इन सभी को एटलीस्ट 1 लाइन ईच में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, Then next question, describe the various advantages of the screen based trading system. SBTS की advantages बतानी है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहला, SBTS की हेल्प से ऑर्डर्स मैच किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली प्राइस या फिर टाइम प्रायोरिटी के बेसिस पर। देन प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को फास्टर इनकॉर्पोरेशन किया जा सकता है प्रिवेलिंग प्राइसेस में, जिसकी वजह से मार्केट्स की इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। देन मार्केट पार्टिसिपेंट्स किसी भी जोग्राफिकल लोकेशन के हो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं एंड इसकी वजह से मार्केट की डेप्थ और लिक्विडिटी इंप्रूव होती है। देन SBTS फुल एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज ये हर बिग या फिर स्मॉल ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है एंड मेंबर्स को अपनी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं करनी पड़ती है एंड सभी को इक्वल एक्सेस प्रोवाइड होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, VAR मार्जिन की कंप्यूटेशन के लिए रिक्वायर्ड 4 डेफिनेशंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सिक्योरिटी सिग्मा, सिक्योरिटी VAR, इंडेक्स सिग्मा एंड इंडेक्स VAR, ये 4 डेफिनेशंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं VAR मार्जिन की कंप्यूटेशन के लिए। इन्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 23, यहाँ पर बताना है इंडेक्स डेरिवेटिव पॉपुलर क्यों है, किस तरह से पॉपुलैरिटी अर्न की है इंडेक्स डेरिवेटिव ने। यहाँ पर सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल एंड लार्ज इक्विटी होल्डर्स को रिक्वायरमेंट होती है पोर्टफोलियो हेजिंग फैसिलिटी की एंड ऐसे में इंडेक्स डेरिवेटिव्स इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं एंड ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं देन डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स। एंड यहाँ पर इंडेक्स डेरिवेटिव
ईजी टू यूज होते हैं, मींस किसी भी तरह का पोर्टफोलियो होगा, कोई भी कंपोजिशन होगी, उसके लिए इंडेक्स डेरिवेटिव्स कंपैरेटिवली इजी रहेंगे यूज करने के लिए। एंड देन स्टॉक इंडेक्स डिफिकल्ट होता है मैनिपुलेट करना एज कंपेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक प्राइसेस, इस वजह से कॉर्नरिंग की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। देन स्टॉक इंडेक्स क्योंकि एवरेज है तो ये लेस वॉलेटाइल होता है इंडिविजुअल स्टॉक प्राइस से, इसका मतलब है लोअर कैपिटल एडिक्वेसी एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। देन लास्ट क्वेश्चन 24, यहाँ पर हमें स्प्रेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड बुल स्प्रेड के बारे में एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल की हेल्प से एक केस लेना है एंड ये केस एक्सप्लेन करना है। सो सबसे पहले आप बुल स्प्रेड एंड स्प्रेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर एग्जाम्पल के लिए फिगर प्रोवाइड करेंगे एंड केस को इस तरह से एक्सप्लेन करना है। सो इसी के साथ हमारा आज का सैम्पल पेपर डिस्कशन कंप्लीट होता है। सो आज जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से हैं। सो इसके टॉपिक्स आप सीबीएसई स्टडी मटेरियल पीडीएफ से रिवाइज करेंगे, जो टेलीग्राम पर शेयर कर दी गई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए सभी वीडियोस, उसके लिए जो प्लेलिस्ट है वो भी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, बाय एवरीवन।